नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत। और मैं ममता सोनी, जैसा कि आपको आदिकाल में समझा रही हूँ कि आदिकाल क्या है, इसकी प्रवृत्तियाँ क्या हैं, कृति और प्रतिकार। जैसा कि मैंने आदिकाल में आपको स्वयंभू वगैरह कवियों का से वर्णन किया था। उसके बाद मैंने आपको सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। अब हम पढ़ रहे थे रासोकाल, ठीक है, रासो साहित्य। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि रासो साहित्य जो है हमारा, ठीक है, रासो काव्य दो रूप में मिलता था। एक हमारा प्रबंध था, पिछले वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था। फिर भी एक बार यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में वर्णन देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे रासो साहित्य, और ये किसमें है? ये आदिकाल में है, ठीक है। रासो साहित्य, इसका वर्णन आदिकाल में है, ठीक है। अभी जो रासो साहित्य है क्या है? रासो काव्य दो रूप में मिलता है। किस में मिलता है? दो रूपों में मिलता है, ठीक है। किस किस रूप में मिलता है ये हम देखें। दो रूपों में मिलता है, ठीक है, दो रूपों में मिलता है। पहला कौन सा है? अगर पहला देखें तो प्रबंध और वीर गीत। प्रबंध व वीर गीत, ठीक है, वीर गीत। इसे अंग्रेजी में ब्लेड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लेड्स कहते हैं, ठीक है। ये जो प्रबंध है और ये वीर गीत क्या है? रासो साहित्य इन दो रूपों में हमें मिलता है, ठीक है। प्रबंध का सर्वप्रथम ग्रंथ, ये जो प्रबंध है इसका सर्वप्रथम ग्रंथ जो है, प्रबंध का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? सर्वप्रथम ग्रंथ खुमान रासो है। कौन सा है? खुमान रासो, ठीक है, खुमान रासो है, खुमान रासो है। और जो दूसरा है हमारा वीर गीत, ठीक है, दो भागों में बटा हुआ है, एक इसमें प्रबंध में और दूसरा वीर गीत के रूप में, ठीक है। वीर गीत व वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम, वीर गीत व वीर काव्य, वीर काव्य का, वीर काव्य परंपरा का, ठीक है, वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ, सर्वप्रथम ग्रंथ जो है, ठीक है, बीसल देव रासो है। कौन सा है? बीसल देव रासो। कौन सा है? बीसल देव रासो है। देखो रासो ग्रंथ जो है यहाँ पे कहीं कहीं श्रृंगार का वर्णन भी है और कहीं कहीं यहाँ पर उनके राजा महाराजाओं की वीरता का वर्णन भी कवियों के द्वारा किया गया है, ठीक है, वो रासो ग्रंथ है, ठीक है। तो ये इस रासो ग्रंथ में जैसे दो प्रकार का हम बता रहे हैं, एक है प्रबंध और दूसरा वीर गीत। जो प्रबंध का सबसे पहले ग्रंथ अगर वो माना जाता तो वो खुमान रासो है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता प्रबंध का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है, तो वो हमारा खुमान रासो है। इसी प्रकार वीर गति और वीर काव्य, जिसमें राजा महाराजाओं की वीरता का वर्णन किया था, वो कौन सा? सबसे पहले बीसल देव रासो। कौन सा है? बीसल देव रासो है, ठीक है। और बीसल देव रासो क्या है? श्रृंगार परक ग्रंथ माना गया है। क्या माना गया है? ये श्रृंगार परक ग्रंथ को के रूप में माना गया है, श्रृंगार परक ग्रंथ के रूप में माना गया है। कौन सा? बीसल देव रासो। अगर हम कहें कि रासो शब्द की उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न कवि और विद्वानों की क्या मत है, तो उसको एक बार हम देख लेते हैं। रासो शब्द की विषय, रासो शब्द की उत्पत्ति, रासो शब्द की उत्पत्ति, इसके संदर्भ में भिन्न भिन्न मत है, विषय मत। अब कौन कौन से, किसके द्वारा क्या कहा गया है, इसको एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है। हालांकि हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, लेकिन इसको समझाने का उद्देश्य है कि इसका क्रम निरंतर आपके सामने बना रहेगा, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं गारसदा तासीन है, गारसदा तासीन लेखक रहे हैं। इन्होंने क्या कहा? रासो शब्द की उत्पत्ति क्या मानी है? रासूय शब्द से मानी है। किससे मानी है? रासूय शब्द से मानी है, ठीक है। दूसरे हैं हमारे हर्ष प्रसाद शास्त्री। हर प्रसाद शास्त्री जो है क्या कहते हैं? इनका कहना है कि जो रासो शब्द है, ये रासो शब्द क्या है? राजयश से निर्मित है। किससे? राजयश से निर्मित है रासो शब्द। इसी प्रकार अगर तीसरे जो है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? रसायन से रास, उनका मानना है कि रसायन शब्द, रसायन से रास बना, ठीक है, रास या रासो, ठीक है, या रासो, इस प्रकार से इन शब्दों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा विभिन्न विभिन्न मतों के द्वारा माना गया है। दूसरा अगर हम देखें अन्य कवि लेखकों के द्वारा क्या माना गया है, जैसे हम देखते हैं नंद दुलारे वाजपेयी जो रासो शब्द की उत्पत्ति के विषय में क्या कहते हैं? नंद दुलारे, ठीक है, वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? रास शब्द से हुई है, रास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे हरप्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सॉरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है।
इनका क्या कहना है, जय प्रसाद द्विवेदी हैं, साथ ही इनके दशरथ भी हैं, ठीक है, माता प्रसाद गुप्त भी हैं। इन सभी का मानना क्या है, माता प्रसाद गुप्त, इनका मानना है कि जो रासो शब्द है इसकी उत्पत्ति, इन तीनों का क्या मानना है, इसकी उत्पत्ति रासक शब्द से हुई है, रासक, ठीक है। जैसे ये नंद बाजपेयी जी कहते हैं रास, और प्रसाद और द्विवेदी और दशरथ क्या कहते हैं, रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार से रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनका क्या मानना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है कि रासौ का रास, यानी रासौ, रासौ शब्द, रासौ का जो रास है, ये रासौ का रास, इससे इसकी उत्पत्ति मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गणपति चंद्रगुप्त, कौन से, गणपति चंद्रगुप्त, इनका क्या मानना है कि पहले रासक शब्द है, इनका बिल्कुल रासों की तरह ही है, पहले रासक है, रासक से रास बना, रास से इनका मानना है रासा हुआ, रासा से रासू, और रासू से रासो, इस प्रकार से इस शब्द की रासो की उत्पत्ति हुई है, ऐसा गणपति चंद्रगुप्त का मानना है। अगले काशी प्रसाद जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल, इनका क्या मानना है, काशी प्रसाद जायसवाल कहते हैं कि जो रहस्य शब्द है इससे रासो शब्द की उत्पत्ति है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न भिन्न मत हैं रासो शब्द को लेकर, तो सबके द्वारा अलग अलग बताए गए हैं, किसी ने क्या माना, किसी ने क्या माना। अब हम देखते हैं प्रमुख रासो ग्रंथ, सबसे पहले देखेंगे हम प्रमुख रासो ग्रंथ, ठीक है, प्रमुख, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं हम प्रमुख रासो ग्रंथ, ठीक है। तो कौन कौन से रासो ग्रंथ है इनका वर्णन करेंगे यहाँ पर, प्रमुख रासो ग्रंथ। अब रासो ग्रंथ कौन कौन से उनको देखते हैं हम, ठीक है। रासो ग्रंथ में जो आश्रयदाता कवि रहे हैं उन्होंने अपने आश्रयदाताओं का वर्णन बड़ी उसमें किया है, जोश में, कुछ वीर रस से ओतप्रोत है तो कुछ श्रृंगार रस से ओतप्रोत है, ठीक है, वो है रासो ग्रंथ, ठीक है। तो ये रासो ग्रंथ कौन कौन से, उनके रचयिता कौन है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला अगर मैं कहूँ, जैसा खुमान रासो, जैसे मैंने प्रबंध के संदर्भ में बताया, प्रबंध काव्य है, ठीक है, प्रबंध का पहला काव्य माना गया है खुमान रासो। खुमान रासो क्या है, उसके अंतर्गत क्या किया गया है वर्णन, इसको देखते हैं। इसके जो रचयिता है वो है दलपत विजय, ये एग्जाम में आया हुआ, ध्यान रखना आपको। दलपत विजय की कौन सी रचना है, तो खुमान रासो है। खुमान रासो खुमान रासो के रचयिता है दलपत विजय, ठीक है। ये कब लिखा गया था, 9वीं शती में, 9वीं शताब्दी में इसको लिखा गया था, किसके द्वारा, दलपत विजय के द्वारा, इनके द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है। देखिए, चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता, अब इसमें वर्णन किसका है, खुमान रासो में है चित्तौड़ नरेश, चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता का वर्णन, खुमान की वीरता का वर्णन किसमें, खुमान रासो में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रासो ग्रंथ जो है ज्यादातर आश्रयदाताओं की प्रशंसा और प्रशस्ति के रूप में लिखे गए हैं, ठीक है, वीरता का वर्णन किया गया है, किया। पूछा ये भी जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा खुमान रासो में किसका वर्णन है, तो खुमान रासो में चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता का वर्णन है, पहला पॉइंट हमारा ये हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, हस्तलिखित प्रति पूना संग्रह में, इसकी जो हस्तलिखित प्रति है, हस्त यानी जो हाथों से लिखा गई है, ओरिजिनल जो है वो हस्तलिखित प्रति, ठीक है। हस्तलिखित प्रति कहाँ पर है, पूना संग्रहालय में है, ठीक है, कहाँ पर है, पूना संग्रहालय में स्थित है, ठीक है, पूना संग्रहालय में है, दूसरा पॉइंट हो जाता है इसका, ठीक है। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो क्या है, नायिका भेद ऋतु वर्णन, इसमें वर्णन किस किस चीज का, देखो इसमें नायिका भेद है, ठीक है, नायिका है तो निश्चित रूप से क्या होता है, ऋतुओं का वर्णन जरूर होता है, ऋतु वर्णन, वसंत ऋतु इनका, ठीक है, ऋतु वर्णन। वीर व श्रृंगार रस का सुंदर, वीर व श्रृंगार रस का क्या है, सुंदर वर्णन है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कवित्व सवैया धोआ छंद, इसमें कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है, कवित्व का, सवैया, ठीक है, दोहा छंद, कवित्व सवैया दोहा छंद का इसमें प्रयोग किया गया, ठीक है। भाषा राजस्थानी हिंदी है, इसकी भाषा अगर पूछी जाती है तो कौन सी है भाषा, इसकी भाषा राजस्थानी और हिंदी है, ठीक है, कौन सी है, राजस्थानी
और हिंदी किसकी? खुमान रसू की। किसने लिखी? दलपत विजय ने। किसका वर्णन है? चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता का वर्णन है। कहाँ पर स्थित है इसकी हस्तलिखित में? पूना संग्रहालय में। कौन से दोहों का वर्णन है? कवित्व, सवैया और दोहा, 3 दोहों का वर्णन है। ठीक है। किसके बारे में बताया? नायिका भेद, ऋतु वर्णन, वीर श्रृंगार रस का अद्भुत मिश्रण है। ठीक है, ये सब इसकी विशेषताएं। ये 5000 छंदों का विशाल ग्रंथ है। 5000 छंदों का विशाल ग्रंथ है। तो ये इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है। ठीक है, विशाल ग्रंथ है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट खुमान रासू के बारे में मैंने आपको बताया, ध्यान रखना है। खुमान रासू 9वीं सदी में लिखा है, दलपत विजय के द्वारा लिखा गया है। इसमें वर्णन किसका एग्जामिनर पूछ लेता तो आपको क्या बताना है कि जो खुमान रासू है वो चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता का वर्णन है। ये इसके हाथों से लिखी जो प्रतिलिपि है वो आज ही पूना संग्रहालय में संरक्षित है। ठीक है। इसमें नायिका भेद, ऋतु वर्णन, वीर श्रृंगार का अद्भुत मिश्रण है। कवित्व, धुआ और सवैया का इसमें वर्णन है। साथ ही इसमें भाषा जो है राजस्थानी हिंदी और कितने छंद है? 5000 छंदों का विशाल ग्रंथ है। तो ये संपूर्ण जानकारी रहती है खुमान रासू के विषय में। नेक्स्ट जो हमारा रासो ग्रंथ है वो है विजयपाल रासो। कौन सा है? विजयपाल रासो। विजयपाल रासो। अब ये विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है नल सिंह भाट। कौन है? नल सिंह भाट। ये इसके रचयिता हैं। ठीक है, नल सिंह भाट इसके रचयिता हैं और ये लिखा गया था 11वीं सदी में, यानी 11वीं शताब्दी में इसको लिखा गया है। तो विजयपाल रासो। अब विजयपाल रासो क्या है? देखिए, ये रचना अनुपलब्ध है। अब ये रचना क्या है? ये रचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये रचना अनुपलब्ध है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगी विजयनगर के राजा। विजयगढ़ के राजा विजयपाल का प्रशस्ति ग्रंथ है। विजयगढ़ के राजा, विजयगढ़ के जो राजा हैं, ठीक है, विजयपाल का प्रशस्ति ग्रंथ किसका है? विजयपाल का प्रशस्ति ग्रंथ है ये। ठीक है, कौन सा है? प्रशस्ति ग्रंथ है ये। ठीक है। साथ ही काव्य रूप क्या है इसका? इसका वीर गीत है। किस रूप में लिखा गया है? तो ये वीर गीत के रूप में लिखा गया है। यानी जितने भी रासो ग्रंथ होते हैं ज्यादातर आप देखिएगा कि ये आश्रयदाताओं की उनकी वीरता का वर्णन या कवि के द्वारा किया गया। ठीक है, विजयपाल रासो। नेक्स्ट है हमारा बीसल देव रासो। तो विजयपाल रासो के बारे में जानकारी ज्यादा उपलब्ध नहीं है, बस इनके रचयिता पता है कि नल सिंह भाट के द्वारा लिखा गया है। और ये जो है विजयगढ़ के जो राजा रहे थे, विजयपाल का प्रशस्ति ग्रंथ है और वीर गीत का इसमें वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट का वो हमारा रासो ग्रंथ होगा बीसल देव रासो। कौन सा है? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो। ठीक है। ये जो बीसल देव रासो है इसके रचयिता कौन है? नरपति नाहल। कौन है? नरपति नाहल। ठीक है, नरपति नाहल जो है इसके क्या है? रचयिता है। कब लिखा गया था? 12वीं सदी में। कब लिखा गया? 12वीं सदी, 12वीं शताब्दी में। तो आपको सभी बातें जाननी चाहिए। ये जो बीसल देव ग्रंथ है हमारा किसके द्वारा लिखा गया है? नरपति नाहल के द्वारा लिखा गया है, 12वीं सदी में लिखा गया है। इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या है। काव्य रूप क्या है? वीर गीत है ये। काव्य रूप कौन सा है? यानी किस रूप में लिखा है? वीर गीत के रूप में, यानी इसमें वीरता का वर्णन है। ठीक है, वीर गीत है ये। अब इसके बारे में जो जानकारी उसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है। एक विरह परक संदेश काव्य है। एक विरह परक संदेश काव्य है। तो हमने श्रृंगार रस में आपको बताया था संयोग व वियोग दो बताई थी इसकी। एक संयोग जो होता है इसमें नायक नायिका का मिलन होता है, विरह में क्या होता है? नायक नायिका के विक्षण का वर्णन किया जाता है। तो ये कैसा है? ये एक विरह परक संदेश काव्य। ठीक है। इसमें अजमेर के राजा, इसमें अजमेर के राजा, ठीक है, अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर, विग्रहराज चतुर, ठीक है, चौहान के विषय में वर्णन किया गया है। ठीक है, चौहान। बीसल देव, बीसल देव, विग्रहराज चतुर भी कहा था उनको, बीसल देव। ठीक है। तथा राजा भोज की पुत्री, तथा राजा भोज की पुत्री, भोज की पुत्री कौन थी? वो थी राजमती। क्या था? राजमती।
ठीक है। राजमती के विवाह किसका वर्णन है इसमें? इसमें जो अजमेर के राजा हैं बिगरा चतुर्ज बीसल देव, ठीक है, चौहान बीसल चौहान, तो जो राजा भोज की पुत्री राजमती, बीसल देव राजमती के विवाह, ठीक है। विवाह है, वियोग है, यानी उनका विवाह होता है, उसके बाद वो बिछड़ते हैं, उसका वर्णन है, वियोग है, ठीक है। वह पुनर्मिलन की कथा है, वह पुनर्मिलन की कथा है। किसकी कथा है? बीसल देव और राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। तो कहीं ना कहीं श्रृंगार रस भी इसमें समाहित है, ठीक है, इसमें श्रृंगार रस समाहित है, ठीक है। नेक्स्ट पे होगा इसका प्रकृति वर्णन। इसमें वर्णन किसका किया गया अगर पूछा जाता है तो इसमें प्रकृति का वर्णन है। क्या है? प्रकृति वर्णन है इसमें। किसमें है? बीसल देव रासु में। श्रृंगार वर्णन की दृष्टि से विशिष्ट, श्रृंगार वर्णन की दृष्टि से विशिष्ट, की दृष्टि से विशिष्ट। अब चूंकि से विशिष्ट, अब चूंकि ये क्या है, ये एक तरह से श्रृंगार रस से भी उत्प्रोत है, जहाँ पर नायक नायिका का मिलन भी है, विछड़न भी है, उनका वियोग भी है और पुनर्मिलन भी है। तो श्रृंगार रस का भी इसमें वर्णन किया गया है। जब नायक नायिका होते हैं तो प्रकृति का निश्चित रूप से उसमें वर्णन किया जाता है, ठीक है। रासो होते हुए भी ये प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। रासो होते हुए भी, रासो होते हुए भी यह प्रधानतः क्या है? श्रृंगारी काव्य है, श्रृंगारी काव्य है, ठीक है। हालांकि रासो ग्रंथ है और श्रृंगारी क्यों है? क्योंकि इसमें नायक नायिका के आपसी मिलन का बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है, इसलिए इसको मूलतः क्या माना गया? होने को तो ये वीर काव्य है, रासो है, लेकिन यहाँ पर नायक नायिका के प्रेम का वर्णन है, इसलिए मुख्यतः इसको श्रृंगारी काव्य माना गया है, ठीक है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन इसमें मिलता है। हिंदी में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन इसमें मिलता है। 12 मासा वर्णन किसमें मिलता है? बीसल देव रासु में इसमें मिलता है। तो ये बीसल देव से संबंधित है आपकी जानकारी। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वीराज रासो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदाई द्वारा रचित है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो को कौन नहीं जानता? किसने लिखा है? ये चंद्रवरदाई ने, कवि चंद्रवरदाई के द्वारा ये लिखा गया है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। और ये लिखा गया है 12वीं सदी में, यानी 12वीं शताब्दी में इसको लिखा गया है, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान का नाम सभी जानते हैं और संयोगिता का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है, संयोगिता, ठीक है। तो ये क्या है? पृथ्वीराज रासो है। किसने वर्णन किया है इसमें? ये वर्णन किया है चंद्रवरदाई ने। तो पृथ्वीराज रासो क्या है, इसके विषय में भी जान लेते हैं हम। देखो इसका क्या है, इसका उत्तरार्ध चंद्र के पुत्र जल्लन ने रचा। बाद का मतलब चंद्रवरदाई ने तो लिखा था, लेकिन बाद का भाग जो किसने लिखा है, इसका उत्तरार्ध किसका? पृथ्वीराज रासो का, इसका उत्तरार्ध, ठीक है, उत्तरार्ध चंद्र के पुत्र जल्लन ने रचा, यानी चंद्रवरदाई के जो पुत्र है जल्लन ने, उन्होंने इसको पूरा किया, ठीक है। काव्य रूप क्या है इसका? प्रबंध। काव्य रूप क्या है? प्रबंध, ठीक है, प्रबंध के रूप में लिखा गया है। और जो ये डिंगल पिंगल शैली में है, कौन सी है? डिंगल पिंगल शैली, ठीक है। हम आपको डिंगल पिंगल के बारे में पहले बता चुके हैं। डिंगल शैली होती है वीरता का वर्णन होता है, पिंगल शैली होती है जिसमें नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है। तो दोनों का मिश्रित रूप है, यानी डिंगल पिंगल काव्य शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और उनके पराक्रम, पृथ्वीराज चौहान के शौर्य, कौन नहीं जानता इनके शौर्य के बारे में? शौर्य और पराक्रम, और पराक्रम, ठीक है, उनके शौर्य और पराक्रम, संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी का सुंदर वर्णन है। साथ ही संयोगिता, संयोगिता के साथ जो के साथ क्या है? उनकी प्रेम कहानी का सुंदर वर्णन है। उनकी प्रेम कहानी का क्या है? सुंदर वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? पृथ्वीराज रासो में। किसने किया है? चंद्रवरदाई जी ने। किसका है?
वैसे तो ये पूरी तरह से एक कहें हम तो रासो ग्रंथ है, इसमें फिर भी इसको क्या माना गया, प्रबंध माना गया है, क्योंकि डिंगल पिंगल शैली दोनों है। इसमें इनके शौर्य पराक्रम का वर्णन है, साथ ही संयुक्ता के साथ उनकी प्रेम कहानी का भी इसमें चंद्रवरदाई जी ने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। 69 समय है, 69 समय, समय क्या है, सर्ग, क्या है, सर्ग यानी भाग, ठीक है। और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग, और 68 प्रकार के क्या है, छंदों का प्रयोग है, किसमें है, पृथ्वीराज रासो में, ठीक है। इसकी रचना शुक शुकी संवाद में हुई, इसकी रचना शुक शुकी संवाद में हुई, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, किसमें हुई, शुक शुकी संवाद में इसकी रचना मानी गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ के विषय में नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। इसका सबसे बड़ा सर्ग कनवज्ज युद्ध है, इसका सबसे बड़ा सर्ग, इसका सबसे बड़ा जो सर्ग है यानी भाग है, जिसे हमने समय भी माना है, कनवज्ज युद्ध है, कौन सा है, कनवज्ज युद्ध, ठीक है। ये एक सर्ग है जिसका, तो इसको सबसे बड़ा माना गया है। इसे इस ग्रंथ का मूल कथानक भी कहा जाता है, इसे इस ग्रंथ का, ठीक है, इसे इस ग्रंथ का मूल कथानक भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मूल कथानक भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, मूल कथानक कहा जाता है। कैमास वध, कैमास वध, ठीक है, नामक खंड में, नामक खंड में, ठीक है। मंत्री कैमास के कौन है, मंत्री कैमास के, इन्हीं के नाम से खंड का नाम है, कैमास के कामंद हो जाने, कामंद हो जाने, ठीक है, हो जाने, और इस प्रकार पृथ्वीराज के द्वारा, और इस प्रकार पृथ्वीराज के द्वारा पृथ्वीराज के द्वारा उसका वध करके, उसका वध करने का, उसका वध करने का क्या है, कथानक वर्णित है, कथानक वर्णित है, ठीक है। पहले हम पॉइंट्स लिख देते हैं, इसको एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। कवित्व, छप्पे, दोहा, कौन से छंद है इसके बारे में देख लेते हैं। कवित्व, छप्पे, दोहा, तोमर त्रोटक, तोमर त्रोटक, ठीक है। गाहा, आर्य पुरुष छंद, गाहा गाथा है, ठीक है, गाहा और आर्य पुरुष छंद, ठीक है, आर्य पुरुष छंद। कवि छप्पे छंद के विशेषज्ञ थे, कौन से, छप्पे छंद के विशेषज्ञ माने गए हैं, कौन, चंद्रवरदाई। अब देखिए, इसको एक शुरू से हम देख लेते हैं, जो हमारा पृथ्वीराज रासो है इसको एक बार देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो है वो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया, 12वीं सदी में लिखा है। इसका अर्थात इन्हीं के पुत्र क्या है, जल्लम ने रचा था, ठीक है। काव्य रूप क्या है, प्रबंध यानी डिंगल पिंगल शैली में इसका वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो के शौर्य, और इस ग्रंथ में क्या है इसका, इसके बारे में बताइए, विषय वस्तु बताई जा रही है कि ये जो है इसके, इनके शौर्य और पराक्रम का वर्णन है, संयोगिता के साथ उनके प्रेम कहानी का वर्णन है, 69 सर्ग और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। इसकी रचना शुक शुकी संवाद से हुई है, ठीक है। साथ ही इसमें क्या बताया गया है
कि ये जो है इसका सबसे बड़ा स्वर कौन सा माना गया, कण्वज युद्ध। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका सबसे बड़ा स्वर कौन सा, तो आपको ध्यान रखना है वो है कण्वज युद्ध। इसे इस ग्रंथ का मूल कथानक भी कहा जाता है। किसको, कण्वज युद्ध जो है उसे इसका क्या कहा जाता है, मूल कथानक कहा जाता है। साथ ही इसमें कैमस वध नामक खंड में मंत्री कैमास के कामन हो जाने पर और इस प्रकार पृथ्वीराज के द्वारा उसका वध करने का कथानक वर्णन है। कामन यानी काम में अंदर हो जाता है, मदमोह में, ठीक है, तो उसका वध किया गया, इसका वर्णन इसमें किया है। कवि तो छप्पे दोहा तोमर त्रोटक गहा, और इसमें सभी में इसका वर्णन है। साथ ही कवि जो है चंद्रबरदाई जी छप्पे छंद के महारथ हासिल है, ऐसा माना गया है। तो ये संपूर्ण जानकारी है किसके विषय में, आपका है पृथ्वीराज के विषय में। नेक्स्ट हमारा जो ग्रंथ आता है वो है जयचंद्र प्रकाश। कौन सा है, जयचंद्र प्रकाश। जयचंद्र प्रकाश के रचयिता कौन है, ये ग्रंथ है और इसके रचयिता हैं भट्ट केदार। कौन है, भट्ट केदार जो है इसके रचयिता है, ठीक है। और ये कब इसका वर्णन किया गया है, 12वीं सदी में इसका वर्णन है। कब है, 12वीं सदी में, ठीक है, 12वीं सदी में इसका निर्माण है, रचना की गई है। इसके विषय में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन इसके यही है कि काव्य रूप जो है वो कौन सा है, काव्य रूप किस में है, तो वो है प्रबंध वीर गीत में, प्रबंध वीर गीत में है, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये है जयचंद्र प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रासो ग्रंथ होगा वो होगा हमारा जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका, ठीक है। जय मयंक चंद्रिका के कवि कौन है, मधुकर कवि है। रचयिता कौन है, मधुकर कवि, ठीक है। कौन है, मधुकर कवि इसके रचयिता हैं और इसका निर्माण हुआ है 12वीं सदी में, ठीक है। ग्रंथ क्या है, जयमक जस चंद्रिका, ठीक है। इसके रचयिता मधुकर कवि है, ठीक है। काव्य रूप क्या है, प्रबंध है। काव्य रूप कौन सा है, प्रबंध है। किस रूप में लिखा गया, मतलब प्रबंध के रूप में, ठीक है, प्रबंध है, प्रबंध। नेक्स्ट है हमारा, इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के सम्राट, इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के सम्राट, कन्नौज के सम्राट, ठीक है, कन्नौज के सम्राट जयचंद के शौर्य, जयचंद के शौर्य, ठीक है, और पराक्रम की कथा का वर्णन, और पराक्रम की कथा का वर्णन, ठीक है, कथा का वर्णन होना अनुमानित किया जाता है। अनुमानित किया जाता है, क्या माना जाता है कि ये शायद ये जो है इसमें कन्नौज के सम्राट के शौर्य और उसका वर्णन किया गया, ठीक है। दोनों ग्रंथ अप्राप्य हैं, यानी जयमय जस चंद्रिका, दोनों ग्रंथ क्या है, अप्राप्य है, यानी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, किंतु सिरायस दयालदास कृत, सिडायच, ठीक है, दयालदास कृत, यानी इनके द्वारा लिखा गया है, दयालदास जी के द्वारा, क्या, राठौरी ख्यात, क्या है, राठौरी ख्यात, राठौरारी ख्यात, ख्यात, ठीक है, क्या है, में इनका उल्लेख है, क्या है, इनका उल्लेख है, ठीक है। किसमें, देखो ये जय जस चंद्रिका जो ग्रंथ है ये क्या है, दोनों ही कन्नौज संबंधन में। वैसे इसके बारे में कुछ ये ग्रंथ जो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका वर्णन जो कहाँ मिलता है, दयालदास के द्वारा जो राठौरी ख्यात है ग्रंथ, उसके बारे में इसके बारे में इसका वर्णन मिलता है, तो इसको ग्रंथ को माना गया है, मधुकर कवि के द्वारा रचित है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा जो होगा वो है परमाल रासो। कौन सा है, परमाल रासो, परमाल रासो, ठीक है। और इसके कवि जो है जगनिक, कौन है, जगनिक है। कब लिखा गया है, 13वीं सदी में, ठीक है, 13वीं सदी में इसका वर्णन है। अब जो परमाल रासो है,
काव्य रूप क्या है? ये वीर गीत है, यानी किस रूप में लिखा गया है? ये वीर गीत के रूप में, यानी यहाँ पर वीरता का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट है महोबा के राजा परमाल देव के, क्या है? महोबा, महोबा के राजा परमाल देव के, ठीक है, महोबा के राजा परमाल देव के दो वीरों, ये महोबा के राजा परमाल देव थे, इनके दो वीर थे, कौन से थे? आला और उदल। कौन थे? आल्हा और उदल, आल्हा और उदल, जिन्हें उदय सिंह भी कहा जाता है। ठीक है, उदल की वीरता का वर्णन है, परमाल रासो में की वीरता का वर्णन है। तो किस क्या है? परमाल रासो जो ग्रंथ है जिसको रचयिता जगनिक है, फिर 13 में वीर गीत है। इसमें क्या होता है कि जो महोबा के राजा हैं, कौन है? परमाल, परमाल देव के दो जो वीर थे, ठीक है, कौन कौन से? आल और उदल, उनकी वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। तो परमाल रासो का विषय वस्तु पूछी जाती क्या है? तो आपको याद रखना है आल और उदल की वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में आलाखंड के नाम से, क्या है? आलाखंड के नाम से, आलाखंड के नाम से गाया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश यूपी में आज भी वर्षा ऋतु में क्या आलाखंड गाया जाता है, तो वो इन्हीं पर आधारित है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर, फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर, ठीक है, तत्कालीन कलेक्टर कौन थे उस समय? कलेक्टर कौन थे? चार्ल्स इलियट ने, कौन ने? चार्ल्स इलियट ने, इनका नाम सुना होगा। चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम क्या किया? सर्वप्रथम 1865 में इसे प्रकाशित करवाया था। 1865 में इसे क्या किया था? प्रकाशित करवाया था। ठीक है, तो परमाल रासो क्या है? जगनिक द्वारा रचित है, वीर गीत है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आला उदल के विषय में बताया गया। तो आला उदल कौन थे? महोबा के राजा जो थे परमाल देव, इनके वीर थे, दोनों वीर सेनापति थे आला उदल, और इनकी वीरता का वर्णन है। तो आज भी उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में आलाखंड के नाम से इनमें गाया जाता है। और उस समय फर्रुखाबाद के जो तत्कालीन कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट ने 1865 में इस ग्रंथ को प्रकाशित करवाया था। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ हमारा रासो ग्रंथ के बारे में। आगे इसके बारे में हम और अच्छे से समझेंगे। ठीक है।